नमस्कार दोस्तों, हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के जो प्राइस हाइक जो देख रहे हैं इस समय पूरी दुनिया में जो हो रहा है, और खास करके जो भारत में, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, 167 कंट्रीज में हमारा जो नंबर है वो 114वां नंबर आता है। यानी इसका मतलब यह है साफ कि 113 कंट्रीज के अंदर, मुल्कों के अंदर जो तेल की जो कीमत है वो हमसे सस्ती है। पिछली इसकी तमाम बातें, इससे रिलेटेड क्या है, इसका डायनामिक्स, हमने तमाम बातें की हैं। अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम इस पर बात करेंगे कि इससे संबंधित जो प्रश्न आएगा आप उसको लिखेंगे कैसे, उसका एनालिटिकल जो फैक्ट्स हैं, आपके पास फैक्ट्स तमाम हैं, इतने दिन में इतना बड़ा, इसका जो डायनामिक्स, एक्साइज ड्यूटी कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन कितना है, ये अब ऑलमोस्ट सभी को पता है। इसको लिखना कैसे है, इसका एनालिसिस कैसे करना है, इसको आपको वेट कैसे देना है, इसमें आपका एनालिटिकल फैक्ट्स के साथ आपको एनालिटिकल एबिलिटी किस तरीके की होगी, इसमें हम तमाम बातें करेंगे। जो गवर्नमेंट की और जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बीच में, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस है, हम उस पर बात करेंगे। और किस तरीके से 18 साल के न्यूनतम स्तर पर है घरेलू तेल उत्पादन, जो प्रोडक्शन है तेल का, हम उस पर बात करेंगे। और इससे जो तमाम रिलेटेड बातें हैं, और किस तरीके से जो सरकार को अब क्या करना चाहिए, टैक्स को कम करने से ही राहत मिलेगी, यही ऑप्शन है। और गोल्डमैन सैक्स की भी एक इसमें रिपोर्ट आई है, उनका जो एस्टिमेट्स है, उन्होंने थोड़ा सा इसको हायर एस्टिमेट रखा है कि मिडिल ऑफ द ईयर में ये करीब करीब जो होगा, ये $65 के तकरीबन ये हो जाएगा या उससे ज़्यादा जाएगा। और इसमें बताता चलूँ, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको 6 मुख्य कारण बताए थे कि किस इसमें होगा, उसमें जो एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि सऊदी अरेबिया ने कहा है वो 1 मिलियन बैरल उसकी कटौती करेगा, वो प्रोडक्शन के अंदर डेली 10 लाख बैरल्स की वो कटौती करने जा रहा है फरवरी और मार्च के अंदर, जिसका भी इम्पैक्ट जो है प्राइस राइज पर पड़ने वाला है। तो ये जो ग्लोबल डायनामिक्स के बीच में भारत सरकार इसको क्या सोचती है, कैसे लेती है, पिछले 6 सालों के अंदर 2014 से लेके 20 लाख करोड़ उन्होंने एक्साइज से वसूल लिया है। पिछले तमाम हमने इसमें बातें की हैं, आंकड़ों के साथ बातें की हैं, इसमें भी हम थोड़े से आंकड़े लेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस इसको एनालिटिकल एबिलिटी से जस्टिफाई करने का रहेगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही नहीं बल्कि घरेलू नीतियों, करों से भी पेट्रोल डीजल में इसमें आग लगी है। एक ही इसकी मेजर फाइंडिंग निकल करके आती है कि एक तो जो सरकार बता रही है कि क्रूड ऑयल के अंदर जो प्राइस हाइक हुआ है उसकी वजह से उसके तमाम जो रीजन्स थे, 6 महत्वपूर्ण रीजन्स थे, हमने उसको पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से उसको कवर किया था। तो उनके साथ जो एक महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आती है कि जो हमारी घरेलू नीतियां हैं उनकी वजह से भी पेट्रोल डीजल के अंदर जो है ये बेतहाशा जो वृद्धि हुई है, और जो हिस्टोरिकल एक तरीके से हाई चला गया है, ये उनकी वजह से गया। और वेनेजुला वगैरह जो कंट्रीज की हमने बात की थी, उसमें किस तरीके से ये कम हो रहा था, इसमें जो उन कंट्रीज के साथ क्या था, तो मैं आपको बताता चलूं। जो मेन 5 मुख्य कारण थे उसमें ये था कि पहला, जो ओपेक और जो सहयोगी देश हैं, जो उसके द्वारा जो कच्चे तेल का उत्पादन है, इसको प्रोडक्शन को घटाने से इसमें तेजी आई है, ये पहला रीजन था। कोरोना के मामले घटने और सरकारों द्वारा जो एक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है पैकेजेस को, उससे तेल की मांग में तेजी बढ़ी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, ऐसा होना भी चाहिए। कोविड के बाद काफी इकोनॉमिक्स जो है वो रिवाइवल की तरफ जा रही है, तो उसमें तेल की खपत होगी होगी, तो इस वजह से भी डिमांड ज्यादा हो गई है ऑयल की, तो प्राइसेस जा रहे हैं हाई। इसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन है, इनके द्वारा जो कहा गया है कि शेल जो है एक चीज और कच्चा तेल का उत्पादन घटाने के संकेत दिए गए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा जो है अधिकांश मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में कमजोरी से भी कच्चे तेल के प्राइसेस को समर्थन मिला है। और इसमें जो पूरी जो दुनिया में एक तरीके से पॉलिटिकल जो स्ट्रेस है, पॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है, उससे भी एक थोड़ा सा कारक इसमें सम्मिलित होता है। और जो एक मेजर कारण है कि जो इसमें बूस्ट मिला है प्राइस हाइक को, जो एक तरीके के जो कैटलिस्ट का काम किया है, वो सऊदी अरेबिया का जो फैसला था, उसने आउटपुट को, प्रोडक्शन आउटपुट को कम करने की बात की थी 1 मिलियन पर डे के हिसाब से फरवरी और मार्च के अंदर इस साल। और उसके बाद गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 65 साल के आसपास उसको एस्टिमेट देख रहे हैं। तो इन सब के मुकाबले प्राइसेस जो हैं आने वाले टाइम पे और बढ़ेंगे। और क्या 90, 100, 95 ये क्या न्यू नॉर्मल होने वाला है पेट्रोल का, या सरकार इसको अपनी जो घरेलू नीतियां हैं, खास करके एक्साइज को लेकर इस पे कोई कदम उठाने जा रही है? तो इन सारी तमाम बातों को हमें लिखना कैसे, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, हम उस पर बात करेंगे। तो पेट्रोल डीजल की एक तरीके से बेतहाशा जो बढ़ती कीमतें हैं, आज इसको सभी इसको महसूस भी कर रहे हैं, इसको इसका इम्पैक्ट भी सभी महसूस कर रहे हैं। और अब पेट्रोल उत्पादों की कीमतें जो हैं उछलने का मतलब यह है कि हर क्षेत्र में महंगाई से जेब पर ज्यादा बोझ पड़ना तय है, बिल्कुल तय है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है 45% डीजल ड्रिवन इकोनॉमी है। तो वो पेट्रोल और डीजल की भारी भरकम को अगर इसको लेंगे, तो ये थोप कर केंद्र और राज्य सरकारों ने अपना जिस तरीके से खजाना भरा है, इसके आंकड़े हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से दिए हैं। तो ऊपर से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर फिर से दाम चढ़े हैं, इसके बावजूद जो है कि करों जो इसका जो टैक्सेशन है, ये आपका 60% से ज्यादा जो हिस्सा है तेल में आग लगाने के लिए सबसे बड़ी वजह बना है। तो एक तरफ इंटरनेशनल कारण है, दूसरी तरफ एक्साइज है, और जो टैक्सेस हैं,
यानी कि आपका जो बेस प्राइस से ज़्यादा आपका एक्साइज पड़ रहा है। तो बेसिकली ये सब जब इनका कलेक्टिव एफर्ट आता है तो इसलिए जो प्राइस है वो आपका 100 के पार चला गया है। तो ये इसमें एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण है कि साल 2014 के अंदर जैसे आयात घटाने के बाद सरकार भी कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल शीर्ष स्तर पे कहा है कि अगर पुरानी सरकारों ने इस पे कहा कि तो किसी की इस तरह क्रिटिक नहीं दे रहे थे, वो एक ऑब्जर्वेशन दे रहे थे कि अगर पुरानी सरकारों ने आत्मनिर्भरता बढ़ाई होती तो उसका जो है मिडिल क्लास पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम इसको समझें कि इसका क्या रियलिटी में मतलब, तो आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो जो 83% जो है तेल आयात कर रहा था भारत 2014 के अंदर, तो इसको जो है 2019-20 में ये 88% तक पहुंच गए। जैसे कि काफी आपने पढ़ा भी होगा कि 85% हम इंपोर्ट करते हैं, तो लेकिन जो एक्चुअल फिगर्स हैं, जो आयात जो इंपोर्ट था हमारा ऑयल का, वो हमारा 83% था 2014 के अंदर, और 2019-20 के अंदर हमारा 88% तक पहुंच गया था, यानी कि सीधे सीधे 5% का इजाफा हो गया था। और जो मोदी सरकार है इसने 2022 तक इसे घटाकर 73% करने का लक्ष्य बनाया था। तो इसके लक्ष्य से तो ये मतलब 83 से 73 होना था, लेकिन वो 83 से 88 हो गया। तो क्या ये उस डायरेक्शन में बढ़ा है कदम या नहीं बढ़ा है, इसको लेकर के काफी सारी बातें हो सकती हैं। इसके बाद जो घरेलू उत्पादन जो है, जो प्रोडक्शन है, वो घटा है, यानी 3.78 करोड़ टन कच्चा तेल तथा अन्य जो उत्पाद घर में जो तैयार हो रही थी भारतीय कंपनियां 2013-14 में 3.78 करोड़ टन कच्चा तेल, यानी कि ये फिगर आप याद रखिएगा 3.78, ये 2013-14 की फिगर्स हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो ये है कि अब जो है इसमें 3.22 टन करोड़ टन रह गया है, यानी कि इसमें अगर हम आप इसको परसेंटेज में निकालें तो 14.81 की जो गिरावट ये है, ये 2013-14 के साथ, और ये 2019-20 में, 2019-20 में ये 3.22 करोड़ टन रह गया है, और 2013-14 के अंदर ये 3.78 करोड़ टन था। तो यानी कि सीधे सीधे इसमें 14% का 14.81%, यानी लगभग लगभग 15% की जो इसमें मैसिव गिरावट आई है घरेलू प्रोडक्शन के अंदर। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी तरफ जाएंगे और किस तरह से अल्टरनेटिव फ्यूल या किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल, नितिन गडकरी कह चुके हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ एटलीस्ट गवर्नमेंट जाए, दिल्ली गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर रही है, उस पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एक सेपरेट फीचर बन सकती है, इस पर मैं बनाऊंगा। और इसके बाद जो है कि उत्पादन बढ़ा नहीं है क्योंकि तेल की खोज नहीं हो रही, क्योंकि ओएनजीसी जिस तरीके से लाभांश दे रही थी सरकारों को, और जिस तरीके से जब प्राइसेस बढ़ते थे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जब पिछली सरकार के अंदर, मनमोहन गवर्नमेंट के अंदर, उसमें क्या था कि सब्सिडाइज कर जाती थी गवर्नमेंट्स, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो लाभांश वाला भी एक जो है बहुत ही क्रिटिकल इशू है। तो उत्पादन नहीं बढ़ा है क्योंकि तेल जो है एक्सप्लोरेशन के लिए जो एक तरीके R&D का बजट भी थोड़ा कम हो जाता है। तो इससे जो है कि ये सारा जब कलेक्टिवली मिलकर के आता है तो उसका जो प्रोडक्शन पे उस पर कम हो जाएगा। तो अगर हम वित्त वर्ष 2014 की बात करें तो यूपीए 2 के समय जो था, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, और उस समय जो ऑयल एंड नेचुरल गैस ने भारत में तेल के स्रोतों की खोज के लिए, सिर्फ तेल के स्रोत जो उन्होंने खोजने के लिए, ये 11.7 टू बी प्रिसाइज, 11,700 करोड़ ये 11,000 करोड़ जो है, 11.7 हजार करोड़ जो है इतने खर्च किए थे। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि 2019 में आपको उसको लगभग लगभग आधा कर दिया गया, 6,016 करोड़ यानी 6016 करोड़, यानी करीब आधा ही इसमें खर्च किया गया। तो हम एक्सप्लोनेशन नहीं कर रहे हैं, एक तरफ हमने कहा था कि हम 73% हम कर देंगे, लेकिन वो बढ़ करके 88 हो गया। तो इन आंकड़ों को सरकार नकार नहीं सकती है। तो इसको हमें बिल्कुल पता है कि दिक्कतें कहाँ हैं, कैसी हैं, किस दिशा में है, पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर इस पर उस तरीके के कदम नहीं उठाए गए हैं तो हमारी ये हालत होनी ही थी। इसके बाद जो है कि इस वक्त अगर हम बात करें तो 60 तो देश के अंदर जो है 60 करोड़ टन कच्चे तेल का एक तरीके से ज्ञात भंडार है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि 60 करोड़ टन हमें मिल सकता है। तो जो सालाना जो है ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है 25 करोड़ टन की जरूरत है, सिर्फ 2 साल में ही पूरी कर सकते हैं। तो अगले सिर्फ अगर यह सब मिल भी जाए तो सिर्फ 2 साल तक ही पूरी कर सकती हैं। एक तरफ खोज नहीं हो रही है, दूसरा क्योंकि पैसा कहीं और खर्च हो रहा है। एक तो ये वजह निकल कर, ये फाइंडिंग्स निकल करके आती है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स निकल करके आती हैं। दूसरा ये है इसमें कि तेल के नए स्रोत की खोज पर जो खर्च जो एक तरीके से घटा है, क्योंकि इसका पैसा जो है वो दूसरे मदों में खर्च हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा 11.7 जो 2014 में हुआ था, 2019 में आपका 6,016 करोड़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% खर्चा उसमें डिडक्शन कर दिया गया है। तो इसमें एक चीज और आती है, अगर आप 2014 की बात करें तो 10,800 करोड़ का एक तरीके से कैश रिजर्व था ओएनजीसी के पास। तो जब मनमोहन सरकार जा रही थी 2014 की बात हम करें तो उनके पास जो था 10,800 करोड़ का कैश रिजर्व था
ओएनजीसी के पास, जो 2020 के अंदर ये 970 यानी कि 1000 करोड़ भी नहीं है। एक तरफ मतलब ऑलमोस्ट ये 11 टाइम्स इसको कम हो गया है। 10,800 करोड़ था और अब जो है ये 970 करोड़ का रिजर्व रह गया है ओएनजीसी के पास प्रेजेंटली। तो ये बताता है एक तरीके से, तो यही पैसा जो है कंपनियों के नए शोध में लगाती हैं। कमी की वजह से जो है एचपीसीएल की हिस्सेदारी खरीदनी रही, जिस तरीके से ओएनजीसी को फोर्स किया गया। तो एचपीसीएल ने एक तरीके से जो डाइवेस्टमेंट थी, डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, विनिवेश की बात की थी, केंद्र सरकार की राह आसान करने के लिए ये खरीद की गई थी। तो उसमें जो लाभांश दिया जाता है, तो यानी कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो आपका आर&डी का निकल जाता है यहाँ से। तो इन बातों को सरकार को नहीं नकार सकती उसको आसानी से, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। लेकिन सरकार बहरहाल इस पे प्रयास करने की दिशा में सोच रही है, तो अच्छी बात है। तो अगर हम देखें कि हमारा जो, अगर हम इसको और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कर जाएं, तो हम ये पाते हैं कि देश में इस समय अपनी ज़रूरत का 88% आयात हिस्सा जो है आयात से पूरा होता है। यानी इसमें जो है, और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ईंधन के दाम बढ़ेंगे उसकी वजह हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये नहीं है। ये हमारी एक कंक्रीट फाइंडिंग है, बहुत सब्सटेंशियल फाइंडिंग है। तो कच्चे तेल का जो मूल्य है, इसके बाद जो है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन या आपके जो रिफाइनरी की लागत आती है, उसमें भी पेट्रोल डीजल के दामों को जोड़ दिया जाता है। तो इसके बाद जो तैयार उत्पाद मूल्य की कीमत और हमें मिलने वाले तेल के बीच में एक तरीके से इसको अब तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो इस जो ये बड़ा जो फर्क आ जाता है, तो इसके नतीजे में होता क्या है कि 31 से लेके 33 रुपए तक पेट्रोल पंप तक पहुंचने वाला जो तेल है वो हमें 85 से 100 के बीच में मिलता रहा है। और अब ये शायद ये न्यू नॉर्मल हमारा 100 को मान लेना चाहिए, क्योंकि ओपेक कंट्रीज अगर और ज्यादा ग्रीडी हो जाती हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स का भी कहना रहा है, सऊदी अरेबिया अगर थोड़ा हठधर्मिता दिखाता है, तो इसको लेकर के, और शेल को जिस तरीके से जो बाइडेन कह चुके हैं प्रोडक्शन कम होगा, तो उसके बाद ईरान के साथ उनकी एक डील, मतलब काफी सारे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होंगे। और उसके बाद जिस तरीके से तेल की खपत होगी, स्पेशली जब चाइना के अंदर जब वापस जाएंगे कोविड से बाहर आने के बाद, तो ये न्यू नॉर्मल क्या होने वाला है, और काफी हद तक ये हो सकता है। एटलीस्ट प्रेजेंट इस साल के मिड तक तो यही हालात नजर आ रहे हैं। तो इसको देखा जाए तो विभिन्न पहलुओं पर हम जो बातें सामने आई हैं, तो उनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई लेना देना नहीं है, यानी लेना देना तो बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा जो मैसिव इन्फ्लेट हो रही है जो फिगर्स, जो काफी ज्यादा जो प्राइस हो रही है, उसके अंदर हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज का भी एक तरीके से हम उसे मना नहीं कर सकते। तो अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से तेल ने एक तरीके से कमाई जो थी कि कितनी बढ़ाई है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल से आंकड़े दिए थे। मैं आपको सिर्फ इस पे क्योंकि हम इसका भी एनालिसिस करेंगे। इसके बाद 2015 में 1.72 लाख करोड़ की कमाई थी, यानी 1,72,000 करोड़ सिर्फ ये जो था आपका तेल से कमाई जो बढ़ाई गई थी। और उसके बाद 2020 के अंदर ये 3,34,000 करोड़ की जो कमाई इनसे की गई। तो आप ये देख सकते हैं कितना सब्सटेंशियल है। और 2014 से 20 का आंकड़ा दिया जा रहा है, 20 लाख करोड़ आप कमा चुके हैं, सरकार, केंद्र सरकार कमा चुकी है। तो इसके बाद जो है कि सब्सिडी जो है वो भी जो है आपकी आधी कर दी, और अभी सब्सिडी और घटने का प्लान है। यानी अगर हम इसको आंकड़ों से बात करें, तो 2015 के अंदर जो सब्सिडी दी जाती थी इस क्षेत्र के अंदर, वो करीब करीब आपकी 60,000 करोड़ थी। और लेकिन 2020 के अंदर जो है 38,500 करोड़ रुपए जो है पेट्रोलियम सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं। तो आप ये देखें कि ऑलमोस्ट जो है कि सब्सटेंशियली काफी ज्यादा घटा दी गई है, 60 से आपका 38.5 पे पहुंच गए हैं। करोड़ के बाद 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो और ये जो हालात हैं, इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि और ज्यादा आगे इसकी घटने की प्रबल संभावना है। तो आगे भी कम नहीं होती, क्योंकि इसमें जो कीमतें, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय में अगस्त में जैसे आपका 40 था, ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से बनाया किस तरीके से 53% का राइज देखा गया है अक्टूबर और फरवरी के बीच में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर। और इसके बाद तेल एक्साइज का जो ड्यूटी का जो प्रमुख सूत्र बना, वो राज्य और केंद्र सरकार कम करेंगे तो घटेंगे। इसमें जैसे उन्होंने ही कहा था कि धर्म संकट है, फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना था, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा है। तो इसके बाद जो केंद्र राज्य में जीएसटी का काफी सारे खर्चे, पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से इस पे पूरा उसमें ख्याल किया था कि किस तरीके से जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है, किस तरीके से कस्टम्स का कलेक्शन कम हुआ है। तो रेवेन्यू को लेकर के तो सरकार जो है वो भरपाई करना चाहती है वहां की, आने वाले टाइम पर और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो इसमें क्या है कि उपभोग की जो है इसकी दर घटी भी है। इसमें एक जो इसका फ्लिप पॉइंट है वो ये भी, कोविड के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में उसका इम्पोर्ट को जो था डिमांड, एक तरीके से कंजम्पशन इतना कम हो गया था थोड़ा। तो लेकिन किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर उसके दाम घटते हैं, ऐसा आपका अर्थशास्त्र कहता है। ये बहुत डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पेट्रोल डीजल पर भी ये लागू होता है। और अगर इसे अच्छा भी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है देश की आर्थिक एवं औद्योगिक जो गतिविधियां हैं
वो अच्छे से चलने का संकेत मिलता है और इसके परिणाम में उत्पादन बढ़ता है। तो प्रोडक्शन के लिए बहुत है, इकोनॉमी को, उभरती इकोनॉमीज को लेकर के और किस तरीके एक्सपेंशन पे जाएंगे उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन इसके उपयोग में जो वृद्धि है वो देश में घटी है। अगर हम 2008 से 2014 के बीच का उपयोग देखें तो ये 6.7% की दर से बढ़ा था। यानी मैं फिर से बोलता हूँ आपको, दो रिसेशन जब था 2008 से लेकर 2014 तक, यानी कि मनमोहन सिंह जब दूसरा कार्यकाल चल रहा था, उसमें उसमें ये आपका जो बढ़ा था ये 6.7% से बढ़ा था। लेकिन मोदी सरकार के अंदर जो है 6 वर्षों के अंदर जो वृद्धि दर है कंजम्पशन की वो आपकी 2.2% हो गई है। तो ये आंकड़ा भी जो है आपको एनालिसिस जब आप करेंगे तो उसमें आप इसको दीजिएगा बिल्कुल, इससे आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। और इसमें मैं एक बात बताता चलूं, 18 साल के न्यूनतम स्तर पर है घरेलू तेल उत्पादन। तो इसमें यह है कि देश के अंदर कच्चे तेल एक तरीके से 18 साल का जो है ये फैक्ट्स आप दीजिएगा। तो इन सारी बातों को हम मिला के इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, इसको किस तरीके से आगे रखेंगे, तो कुल मिलाकर अगर हम इसका लबोलबाब देखें तो इसमें सरकार का क्या कहना है, सरकार इसमें क्या कहती है, उसके बाद हम इसे समरी फॉर्म में डाल देंगे। इसके बाद जो आता है कि जिस तरीके से अब ये है कि बढ़ती कीमतों के बावजूद उसकी बिक्री पर असर नहीं पड़ा, ये भी एक सच्चाई है मौजूदा। वो जो मैंने आपको आंकड़ा दिया वो एक एकेडमिक सेंस के लिए ठीक है, लेकिन इसमें जो एक तरीके से अभी देखा जाए तो इसके बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए भी जो है पेट्रोल एक तरीके से आपका ये कह लीजिए कि इनलास्टिक है, इनलास्टिक डिमांड में चला जाएगा। तो ये आपका इस पे ये है कि प्राइस आप इसकी और बढ़ा देंगे लेकिन उसका जो रिक्वायरमेंट है उसकी बिक्री पर असर नहीं पड़ेगा, यानी उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी और हो सकता है शायद बढ़ भी जाए, एंटिसिपेट करके कि आगे प्राइसेस और ना बढ़ जाए। तो इसलिए जो है कि और इंटरनेशनल प्राइसेस और ना बढ़ जाए, तो इसलिए ना तो तेल कंपनियां सोच रही हैं और ना ही सरकार सोच रही है, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट आप उसको बिल्कुल कह सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है एक तरीके से ये तेजी से पटरी पर लौट रही है। तो जाहिर है इसका जो पहला इंप्लीकेशन आएगा वो ये आएगा कि जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की जो एक्टिविटीज हैं, यानी कि यातायात जो गतिविधियां हैं वो भी निरंतर बढ़ेंगी। तो पेट्रोल की जो मांग है, जो डिमांड है इसकी, और जो उसका कंजम्पशन है यानी कि जो इसकी खपत है उसका बढ़ना तय है, तो घटाने का प्रश्न नहीं उठता। तो ये रैशनल जो है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का बहुत हद तक मानना है और इस तरीके की सोच सरकार की है। और यातायात पर एक तरीके से कोरोना का भी बहुत एक तरीके से बहुत असर रहा है। जिस दिन कोरोना के आतंक खत्म होगा उस दिन पेट्रोल की कीमत किस ऊंचाई पर होंगी ये अभी से सोच लेना चाहिए, एंटिसिपेट कर लेना चाहिए। तो हो सकता है सरकार आगे जाके जब और प्राइसेस शायद उस वक्त कम कर जाए, अगर अभी कम कर जाए और आगे जाके फिर इन्फ्लेट हो जाए तो सरकार के लिए संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इसमें अगर जरा सी भी सच्चाई है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं, गोल्डमैन सैक्स आपका कह रहा है, सऊदी अरेबिया स्टेग्नेंट है, फिर जो बाइडेन आगे किस तरीके से आगे करेंगे, लेकिन इसमें तो आगे सोच लेना चाहिए। तो अगर उस समय अगर सरकार ऐसा कर दे, या एक तरीके से जिस तरीके से देखें, अगर रंगराजन कमेटी की जो बात थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, उन्होंने कहा था कि इसका धीरे धीरे करके इसमें बढ़ाते जाइए, तो 50-50 पैसे करके उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो उनकी रिकमेंडेशन था, पूरी रिपोर्ट पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम इसी टॉपिक पे हम रहें तो प्रीमियम पेट्रोल की जो बिक्री है वो बहुत कम होती है। ये एक और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है। जो प्रीमियम पेट्रोल होता है इसको मजाक में सोशल साइट्स के अंदर सोशल उसमें कहा जा रहा था कि पावन पेट्रोल जो है, लेकिन इस वृद्धि से सामान्य पेट्रोल की कीमतों पर निश्चित ही बल मिलेगा। तो जो तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार को तो पहल करनी ही चाहिए, साथ ही इसके साथ इम्पोर्टेंट है ये, फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा कहना है कि राज्य सरकारों को भी कदम उठाने पड़ेंगे। तो ध्यान इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, नोट इसको कह सकते हैं कि 1 फरवरी को जब बजट के बाद छठी बार कीमतों की बढ़ोतरी देखी गई और 1 जनवरी से 17वीं बार, यानी कि 2 महीने के अंदर अगर 17वीं बार बढ़ी है, तो ये भी जो है एक बहुत कीमतें बढ़ोतरी देखी गई है। तो इसमें देखा जाए कि ये एक तरीके से जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेल से कर वसूलता है और इसलिए यहाँ तेल की कीमतें ज्यादा हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार जो है पेट्रोल पर 39% और डीजल पर 28% जो है टैक्स वसूलती है। तो ये इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश जो है एमपी शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो 39% जो है आपका पेट्रोल पर और 28% जो आपका है डीजल पर कर वसूलते हैं। इसके अलावा जो है प्रति लीटर पेट्रोल पर 31 रुपए और प्रति लीटर डीजल पर 23 रुपए जो है कि सेंट्रल के जो टैक्सेस हैं उसके रूप में वसूले जाते हैं। तो केंद्र सरकार अगर चाहे तो अगर 31 रुपए है, 23 रुपए जो है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन राज्य सरकारों के हाथों में भी बहुत कुछ है। लेकिन राज्य सरकार के पास जो रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं वो आपका लिक्वर हो जाएगा, आपका ये टैक्स हो जाएगा, स्टैंप ड्यूटी वगैरह, तो उसके ऑप्शंस ज्यादा नहीं है उसके बाद, फिर वो बोरिंग पे जाए। तो इसमें अगर वो हाथ खींचते हैं तो, लेकिन ये कमाई का बहुत अच्छा साधन है। तो फिर भी बहरहाल इसमें दोनों को ही करना होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टेट्स का अगर हम कंसर्न दें तो जीएसटी के मद में जो
राज्यों के में कमाई एक तरीके से घटी है और जो केंद्र सरकार पर भी बजट को लेकर दबाव है, तो अनेक जो सेंट्रल की योजनाएं हैं उससे धन जुटाने के लिए जो सबसे आसान तरीका सरकारें देखती हैं वो ये है कि पेट्रोल और डीजल है, जहां आदमी खर्च पहले से ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि आपको चलाना ही है, उसके बिना कोई और ऑप्शन नहीं है। तो केंद्र सरकार विशेष रूप से इसको ऐसा सोचे तो शायद इसमें कुछ हल निकल सकता है। लेकिन आगे की फ्यूचर एंटिसिपेट करके लेकिन सरकार शायद ऐसा नहीं करेगी। तो इसमें जो पेट्रोल डीजल का जो एक तरीके से इसको अर्थमेटिक कह लीजिए, गणित कह लीजिए, काफी जटिल है और हमारी सरकारों को ये समझना चाहिए कि इस जटिलता को दूर करने के जो आर्थिक लाभ भी हैं, अगर प्रोडक्शन डिमांड एक्सरसाइज होगी, इकोनॉमी रिवाइव होगी, तो मे भी शायद हालात समझ, लोगों की जॉब्स गई हैं, कोविड का बहुत बुरा असर रहा है इकोनॉमी के अंदर, जीडीपी के फर्स्ट क्वार्टर का तो एक तरीके से किंवदंती बन गई है, किस तरीके से डिप गया था 2026 तक फिस्कल डेफिसिट हमारा, ऐसा खुद सरकार का मानना, वित्त मंत्रालय का मानना, उस पर मैंने पूरी सीरीज की है। तो इसके बाद एक तरीके से कीमतें कम हो सकती हैं लेकिन आपको कीमतें घटानी पड़ेंगी, ऐसा सरकार को स्पष्ट तौर से करना पड़ेगा। अब अगर हम इस पे कहें कि सरकार ने यहाँ तक कहा है कि जो है कि निर्भरता कम करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट जो जो कदम के तौर पर देखा गया है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से आयात घटेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन एक स्टडीज ये भी, मतलब काफी सब्सटेंशियल स्टडीज है इसके साथ साथ, वो ये भी कहती है कि इथेनॉल में भी जिस तरीके से आप बायोफ्यूल्स पे जाएंगे तो वो जो है इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वो जिस तरीके से आप एग्रीकल्चर पे चले जाएं, लेकिन अगर आप उसकी स्टडीज को गौर से पढ़ें, आप ध्यान से पढ़ें, तो वो एक सब्सटेंशियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लेकिन बहरहाल सरकार इस दिशा में सोच रही है। और इसके बाद जो है गैस को जीएसटी में दायरे में लाने के लिए सरकार जो है अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है कई बार, और ये शीर्ष नेतृत्व में कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, इसको जो है जीएसटी के दायरे में लाने से उन्होंने वापस इसको प्रतिबद्धता अपने जताई, अपना कमिटमेंट जताया है। और इसके साथ साथ जो है कि वैश्विक कंपनियां जो हैं, जो भारत को जो है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर निवेश करने के लिए एक तरीके से हम आमंत्रित भी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है कि देश जो है ऊर्जा की जरूरतों में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो ये सरकार की तरफ से सार्थक कदम है, इनको सराहना भी चाहिए। तो लेकिन अभी जो अगर हम इसको देखें, आंकड़ों की बात करें, तो जो प्राकृतिक गैस की जो हिस्सेदारी है हमारे यहाँ, वो अभी 6.3% है, जिसे बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य है सरकार का। तो ये कदम जो है ये टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अभी फौरी तौर पर राहत नहीं मिलेगी तो इकोनॉमी का धड़ाम से गिरना और इन्फ्लेशन का शूट कर जाना, इसमें कोई इतना आश्चर्य नहीं होगा। और इसमें जिस तरीके से देखा जाए कि किस तरीके से कीमतों में भयावह तरीके से उछाल आया है, तो आयात पर निर्भरता घटाने की बात करें, तो अगर हम इसको ये कहें कि नवीनतम ऊर्जा स्रोतों की तरफ भी जोर दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से बल दिया जा रहा है, तो इसको, लेकिन इस सब में वक्त लगता है। और 2030 तक जो देश में जो उत्पादन की कुल ऊर्जा जो है उसकी 40% जो हिस्सेदारी है वो न्यू एनर्जी स्रोतों की होगी, ऐसा सरकार का मानना है। तो 2030 तक, लेकिन ये 2021 है, तो 2030 तक में कितना कुछ चेंज हो जाएगा, कितना पानी बह चुका होगा गंगा जी में तब तक। लेकिन बहरहाल सरकार ऐसा मानती है कि 2030 तक देश की जो उत्पादित कुल ऊर्जा होगी उसमें 40% हिस्सेदारी जो होगी वो न्यू एनर्जी स्रोतों की होगी। और तेल और गैस की इंफ्रा पर जोर दिया जा रहा है, सरकार का ये विजन है। और इसको जिस तरीके से केंद्र सरकार ने तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है, मैं फिर से कहता हूँ ये योजना बना रही है, बनाई जा रही है। इसके साथ जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिस तरीके से करीब करीब जो है 2.7 लाख करोड़ जो है 2,70,000 करोड़ का जो निवेश है, इसके साथ 27 देशों के साथ भारतीय तेल एवं गैस कंपनियों की उपस्थिति है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको फिगर याद रखना चाहिए, 27 देशों के साथ है। इसके बाद जो भारतीय कंपनियों ने बेहतर तेल, इसके लिए विशेष कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये एकेडमिक सेंस के लिए अच्छा है। ये कार्य जब तक होंगे तब तक आपके 9-10 साल निकल चुके होंगे, तब का भारत और अब का भारत में बहुत फर्क आ जाएगा। अब इसके साथ जो बात आती है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का इसको क्या कहना है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का साफ कहना है कि नियमन में ना लाया जाए क्रूड ऑयल पेट्रोल, और ये एक तरीके से रिक्वेस्ट की है, दरखास्त की है, ओपेक के सदियों से अनुरोध इसको हम कह सकते हैं कि कच्चे तेल के उत्पादन के नियमों में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने किया है ये, और इन्होंने ये कहा है कि किसको रोकें, कीमतें को कम करें, लेकिन ओपेक इनको सीरियसली लेगा नहीं लेगा ये वक्त बताएगा। तो जिस तरीके से
आप इसको देखें कि ये सिम्पोजियम की बात है, उसमें ये बोल रहे थे। तो कच्चे तेल के दाम में जो तेजी के साथ तेज से खपत करने वाले देशों में और खास करके जो वैश्विक आर्थिक रिकवरी का जो बुरा असर पड़ रहा है, उसके मद्देनजर ये एक चिंता की बात है। और जो खपत आधारित जो रिकवरी है, इसको इसकी जो है इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जैसे कि भारत के साथ जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उसमें। और पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान तेल में बढ़ोतरी, लेकिन एक तरीका मोर एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। इसका जो रिजल्ट निकलेगा उसमें अगेन वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके से जो मैंने 6 मुख्य कारण गिनाए थे, उसमें ये वाला कारण कहीं नहीं ठहरता ओपेक के आगे। तो ओपेक जिस तरीके से डिसीजन लेगा, मैंने ओपेक पे भी सीरीज की है, किस तरीके से डिसीजन लेता है, आप उसको देखिएगा, करीब 6-8 महीने पहले किया था। तो इसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है तेल का उत्पादन करने, कटौती करने की बात की जा रही है। और ये जो तेल के उत्पादन और जो खपत करने वाले देशों के साझा हित में है, तो मोर और लेस इसको ऐसा इनको ने इस तरीके से किया जाए, एक तरीके से ये इसको कह सकते हैं कि ये वो प्रयास नहीं है जो देश जिस तरफ देख रहा था अभी, या देश जिस तरफ उम्मीद कर रहा था कि हमारे पास इसमें कुछ हमें राहत मिले। तो इसका जो है कि जो भुगतान करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर हम इसको एनालिसिस के तौर पर देखें, इसको अगर हम बहुत समराइज करने के तौर पर देखें, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि टैक्स घटाने से ही मिलेगी राहत, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेंट्रल स्टेट्स को आगे आना ही होगा। तो और इसका जो इम्पैक्ट है वो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की, जो इस समय जो है इन्फ्लेशन नियंत्रण में बेशक है, ऐसा कहना है। और आरबीआई ने एक तरीके से टिंकरिंग जो उनका जो बैंड है, हम उस पर भी सीरीज करेंगे। तो खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों पर एक तरीके से लगाम है। लेकिन जब तेल की जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 45% डीजल ड्रिवन इकोनॉमी है हमारी, और उसके बाद जो है आपके तेल की कीमतों में आश्चर्यजनक उछाल आएगा, तो जनता को तकलीफ में डालना इसमें तय है। तो इसमें जो है, अगर आप इसको देखें, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने कहा है कि वह भी चाहेंगे कि पेट्रोल के दाम गिरें, लेकिन जो मूल्य निर्धारण की जो रिफाइनरियों के हाथ में है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऑफिशियल वर्जन है, लेकिन अगर आप इलेक्शंस की टाइमिंग्स देखें, इसमें देखें, तो इस पर बहुत बातें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिशियल वर्जन है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि तेजी का जो मुख्य कारण है, उन्होंने बार बार अंतर्राष्ट्रीय कारणों को बताया है, लेकिन एक्साइज वगैरह भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जबकि पेट्रोल डीजल में जो तेजी का कारण जो है भारी उत्पाद शुल्क तथा राज्यों का वैट है। तो इस कारण है कि पेट्रोल डीजल में एक तरीके, इसीलिए उन्होंने इसे धर्म संकट भी करार दिया है कि अगर वो कम करना चाहते हैं लेकिन राज्य सरकार नहीं करेंगे, तो वो डिजायरेबल इफेक्ट नहीं आएगा। तो वो उम्मीद कर रही है कुछ राज्य सरकारें स्टेप्स लें, फिर केंद्र भी कुछ मॉडरेशन करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता भी है, थियोरिटिकली हम मान लेते हैं, तो ये 1-2 रुपए, 2 से 3 रुपए का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो स्टिल जो आपका पेट्रोल होगा वो 100 को टच करता हो जाएगा, 98, 99, जस्ट टू मच। ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा इकोनॉमी को, जिस तरीके से हर्ट करेगा रादर। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार में एक तरीके से डीजल को हथियार बनाया है, तो इसमें जो है कि इसका जो नतीजा निकला है, मैं आपको मोटा मोटी फिगर बताता हूँ। तो पेट्रोल पर जो है 184% टैक्स लग चुका है अब तक। और उत्पाद शुल्क में जहां पहले 40 से 45% होता था, अब ये सीधे उछलकर 104% से भी ज्यादा हो चुका है। तो पिछले साल मार्च और मई में भी सरकारों ने उत्पाद शुल्क में भारी वृद्धि की थी, ये पता है, उस वक्त हमने कवर किया था इसे। और जो अब भी जारी है, और वित्त मंत्री की बातों से ऐसा नहीं लगता है कि फिलहाल इन कीमतों को घटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि मिड ऑफ द ईयर को ज्यादा शायद पिक्चर में रख रही है, इस वजह से सरकार झिझक रही है इस वक्त। तो केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में उपकर जो है वो 2 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। इन तमाम फिगर्स पर हमने बात की है, चुकाना पड़ेगा किस तरीके से कोविड के बाद जो इकोनॉमी हर्ट हुई है। तो जैसे कि मैं आपको एक फिगर और देता हूं, तो मार्च 2016 में जो डीजल का दाम था वो 46.43 रुपए प्रति लीटर था, जो अब जो है 81 के ऊपर पहुंच गया है। यानी कि 46 से सीधे 81 पे जंप आया है। तो इसका जो बुरा असर है माल ढुलाई पर पड़ रहा है, कारखानों में बने सामान में, साथ ये हो रहा है। तो गहरे समुद्र में जिस तरीके से जो मछलियां पकड़ने वाले, उनकी रोजी रोटी खतरे में आ गई। निर्यातकों को जो बंदरगाह तक माल तैयार करके भेजने का खर्च ज्यादा हो रहा है, उससे उनका मुनाफा घटेगा, उनके प्रॉफिट्स पर इसका सीधा अटैक होगा। तो कुल मिला के वो जो सारा उसका जो रिpercussion आएगा वो सारी इकोनॉमी पे आएगा, और इकोनॉमी फिर कहीं रसातल की तरफ ना मुड़ जाए, या जो निकलने का हम प्रयास कर रहे हैं उसको तो झटका लगना है, उसमें अवरोध का कारण बनेगी। तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, ऐसा भी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये मानना रहा है। तो इसमें क्या होगा, डबल टैक्सेशन खत्म हो जाएगा और कीमतें भी सामान्य होंगी। लेकिन अगेन ऐसा होना होता तो ये हो जाता, क्योंकि काफी सारे राज्यों में बीजेपी सरकारें रही हैं, तो ये हो सकता था। लेकिन अगेन ये बहस करने के लिए अच्छा है, लेकिन इस पर जब तक एक्शन नहीं होता तब तक ये दूर की कौड़ी साबित होगा। लेकिन जीएसटी में
लाने से जो जनता का कष्ट का समाधान नहीं होगा, क्योंकि टैक्स घटाने से ही होगा। अगर वो उसको एक टैक्स भी बना दिया जाएगा तो जनता से वसूल, और बाद में वो जीएसटी के तहत उनको सीट्स को दिया जाएगा, लेकिन ये अगेन ये कॉम्प्लिकेशन आएगी, एक एकेडमिक एक्सरसाइज होकर रह जाएगी। लेकिन कंज्यूमर को जो है फौरी राहत या लॉन्ग टर्म राहत या शॉर्ट टर्म राहत, उसमें से तीनों मुद्दों पर उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसको देखा जाए तो जिस तरह से तेल का महंगाई जो होगी, ये महंगाई पे पड़ेगा, माल ढुलाई पे इसका असर पड़ेगा। और इसके बाद जो ये सारी तमाम बातें होती हैं, इसके बाद हम अब फाइनल पोजीशन पे आ गए हैं कि हम इसे एक तरीके से समराइज कर दें, बहुत शॉर्ट में हम इसे समराइज कर देंगे सारे के सारे को, वो एक तीसरा पार्ट बना लेते हैं हम उसका। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आप मैं ये स्लाइड आपको बताता चलूँ, ये जो था हिस्टोरिक राइज, हमने पार्ट वन में काफ़ी सारी बातें इस पे कवर की हैं। ये आपका उसको जिस तरीके से एक्साइज इक्वेशन रहा है, हमने उसको कवर किया है। इसमें आप देखें कि लेसन्स जो हैं, हमने पिछले पर्सपेक्टिव में इन्फ्लेशन को लेके सरकार का जो टैक्स मंत्रा रहा है, उगाही का जो मंत्रा रहा है, तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र अगर आप देखें तो एक तरफ तो इंटरनेशनल रीजंस हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत सब्सटेंशियल रीजन है, लेकिन साथ साथ में अब में डोमेस्टिक रीजंस भी कम नहीं है और वो ज्यादा कष्टकारी भी हैं। तो उन पे तो कम से कम सरकार फौरी तौर पे राहत दे सकती है, या एक तरीके का मानस बना सकती है, क्योंकि जो सरकार के जो प्लान्स है वो काफी बड़े प्लान्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका जो टाइमलाइन है वो भी उतना ही बड़ा है। तो देश जो है किस दिशा में जा रहा है, हमें क्या कहते हैं कि जिसको हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस पर निर्भर रहना पड़ेगा, और 88% अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में, तो उससे एकदम से शिफ्ट हो जाना वो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट शॉर्ट रन में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसके मद्देनजर सरकार को बहुत इसमें मेहनत करनी होगी आने वाले वक्त में, खास करके किस तरीके से ओपेक या इंटरनेशनल टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल अरीना के अंदर जो बिग प्लेयर्स हैं उनके दरमियान में क्या होता है, तो ये वक्त बताएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।